ब्रांड्स बिकते हैं, बाकी सारे फॉरेन ब्रांड्स बिकते हैं। तो इसलिए अगर हमको जब अब आज आप देखिए 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए, तो उस समय हमारा 18 रुपये बराबर $1 था। आज 90 रुपये बराबर $1 हो गया। आज हम $100 की कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो 9,000 रुपये लगता है। अगर 18 रुपये बराबर $1 होता तो 1800 रुपये ही लगता। तो सारा इन्फ्लेशन भी हमारा इम्पोर्टेड है, सारा सब कुछ ये है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर हमको देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, तो मतलब हमको स्वदेशी की बात करनी है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। अभी मैं यहाँ से निकलूं और मेरा जूता टूट जाए, मैं अगर बाहर कोई मोची है और उसका 500 रुपये का जूता खरीद लेता हूँ, तो वो 500 रुपये का मेरा नोट जो उसके पास गया, उसको अपने बच्चे के लिए कोई जैकेट खरीदना है, तो आधे घंटे बाद वह पास के हौजरी वाले से एक जैकेट खरीद लेता है। मेरा दिया 500 रुपया उसके पास चला जाता है। हौजरी वाले को कोई रूम हीटर खरीदना है, सर्दी है, तो उसने पास के इलेक्ट्रिशियन शॉप से 500 रुपये का रूम हीटर खरीद लिया। रूम हीटर वाले को जिसने बिका 500 रुपये मैंने दिया, वो 4 लोगों के बीच में घूम के रूम हीटर जिसका बिका उसको अपने बच्चे के लिए बुक्स खरीदनी थी, तो वो 500 रुपये उसको चला गया स्टेशनरी वाले को। स्टेशनरी वाले के घर पे कोई मेहमान आ गए, तो उसने बाजार से लड्डू ले आया, तो 500 रुपये हलवाई के चले गए। हलवाई को नए लड्डू बनाने के लिए 500 रुपये का घी चाहिए, तो घी वाले मतलब मेरा दिया 500 रुपया, आज मैंने 11 बजे 500 रुपया दिया, वो अगर शाम तक 10 लोगों के बीच में घूम जाता है तो कितनी इनकम हो जाएगी? 5,000 की। 5,000 एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। और 30 दिन में 1.5 लाख, 30 इंटू 5,000, और 12 महीने में 1.5 इंटू 12 18 लाख। मतलब मेरा एक स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने में जो 500 रुपया दिया हुआ है, उसकी मल्टीप्लायर इंपैक्ट से ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी के कारण, उस ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी के कारण वो 18 लाख रुपए का इस अजमेर के इस कस्बे में, छोटे से इस पार्ट में, वो 18 लाख रुपए की रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट और सब कुछ डेवलप कर सकता है। तो इसलिए अपन आज मान लो मोदी जी ने भी स्लोगन दिया स्वदेशी का, या मतलब कहीं न कहीं अगर हमको आने वाले समय में डेवलप होना है तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। आज जैसे हम देखें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 2.9% है, और उसमें भी मोर देन 2/3 इज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। और हमें पता ही नहीं, आप लोगों की भी कल्पना नहीं होगी कि हमारी खेती भी फॉरेन कंट्रोल में जा रही है। कैसे? जैसे कारगिल एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1 मैन कंपनी है, उसको अपना नेचर फ्रेश आटा मार्केट में लॉन्च करना था, तो 20 साल पहले उसने मध्य प्रदेश के किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे ली। अब वो अपना बीज देके किसानों से खेती करवाती है और वो सारा गेहूं उनसे खरीद लेती है। तो किसान जो जमीन का मालिक था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हो गया, शेयर क्रॉपर हो गया, उसके लिए बटाईदार हो गया। और फिर उसने 300 टन पर शिफ्ट आटा पीसे, ऐसी कई फ्लोर मिल्स डाली, उससे कई सारी हमारी पंजाब की और दूसरी जगह की रोलर फ्लोर मिल्स बंद हुई। अब खेत खलिहान से किचन तक की, हम नेचर फ्रेश आटा खरीद के लाते हैं, तो खेत खलिहान से किचन तक की टोटल फूड सप्लाई चेन कारगिल के हाथ में गई। मान लो यूनिलीवर कंपनी इंग्लैंड की, उसकी यहाँ हिंदुस्तान लीवर है, वो किसान केचप बनाती है, उसके लिए भी किसानों से वो टमाटर की खेती ऑन कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, टमाटर सारा लेती है। और हम अगर केचप, किसान केचप लेके आते हैं, किसान अन्नपूर्णा नमक लेके आते हैं, तो जो भी है वो फॉरेन मल्टीनेशनल का हुआ। तो यानी कि हमारा इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर फॉरेन ओन्ड नहीं हो, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स अगर हम खरीदते हैं। अब जैसे मान लो एसी है, आपने वोल्टास लगा रखा है, टाटा ग्रुप का है, स्वदेशी है, लॉयड है, स्वदेशी है, ब्लू स्टार है, कोई स्किल डेवलपमेंट वगैरह,
तो कोई ऐसा कंसोर्शियम हो सकता है कि जिसमें कि एमडीएस यूनिवर्सिटी मिलके और ऐसा और कोई दूसरी एजेंसी साथ में मिल जाए और उसको वो करें, या कॉलेजेस मिलके, मतलब कहीं भी कंसोर्शियम का मतलब सहायता संघ, और कंसोर्शियम का उद्देश्य आपका कुछ होना चाहिए। क्या है? उन गाँवों में उद्यमिता का विकास करना है क्या, या उन गाँवों में और कोई वहाँ का उनका एग्री प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन के कुछ उनको वो करवाने हैं क्या, मतलब पर्पस क्या रख रहे हैं आप कंसोर्शियम का एजेंडा क्या रहेगा? एक्सट्रीम अगर मान लो उदाहरण ले मैं, तो आप लोगों ने एयरबस में ट्रेवल किया होगा, सारे वाइट बॉडीड एयरक्राफ्ट्स अमेरिका के ही थे, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, वो सारी कंपनी। यूरोप को लगता था कि हमारा कोई वाइट बॉडीड बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है। एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां वहां काफी थी, तो उन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस, इन 4 देशों के एरोस्पेस स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियों का एक एयरबस कंसोर्शियम बनाया और तय किया कि हम सब मिलके, और उसमें उन्होंने काम बांट लिया आपस में कि कौन तो उस एयरबस के लिए, प्रपोज्ड एयरक्राफ्ट के लिए गेट बनाएगा, कौन उसके प्रोपेलर बनाएगा, कौन उसके व्हील्स बनाएगा, सारे उन्होंने अपने बांट लिए। और फिर वो एयरबस कंसोर्शियम उनका था, उसी से एयरबस आई। अब जाके कुछ वर्षों पहले ही उन्होंने उसको एयरबस कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किया, वो एक कंसोर्शियम था। तो कंसोर्शियम क्यों था? तो बहुत सारी एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियां। तो हमेशा कंसोर्शियम बनता है, जैसे अमेरिका में ऑलमोस्ट कम से कम 1000 इंडस्ट्री कंसोर्शिया होंगे। अमेरिका में कम से कम मतलब जो 100-150 यूनिवर्सिटी कंसोर्शिया होंगे, कि मतलब जहाँ एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मिलकर किसी कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करें, जिसमें कि उनके रिसोर्सेज का पूलिंग हो जाए। तो यहाँ हमको अगर कंसोर्शियम का सोचना है तो हमें कोई न कोई एक और एजेंसी, 2 और एजेंसी साथ में लेके हम काम करें, जिससे कि हम मिलके, मान लो आपने गांव गोद लिया, तो उन गांव में सपोज आपने उन गांव के क्या प्रोड्यूस है, एक एक्सट्रीम हमने एग्जांपल ले लिया कि वहाँ टमाटो बहुत होता है और अच्छी क्वालिटी का टमाटो होता है, तो हम उनको टमाटो सॉस, टमाटो पेस्ट, ये सारे बनाने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वो बनाए बेचें। तो ऐसे में फिर हमको, चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी तो उस मामले में एक्सपर्टाइज नहीं रखती है, कोई फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, कोई इस तरह का होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है जो कि फूड एंड बेवरेज सर्विसेज का अच्छा डिपार्टमेंट हो, किसी भी उसके साथ मिलके, और हमने मतलब जो है यहाँ एक कंसोर्शियम ये बनाया कि उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बने। तो वो रॉ टमाटो बेचने की बजाय वो अपना टमाटो सॉस बना के, टमाटो पेस्ट बना के और वो बेचें। तो वो यहाँ कंसोर्शियम ये हो गया कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो कंसोर्शियम के लिए हमको कोई कंसोर्शियम पार्टनर लेना होगा, तब हम इसको कंसोर्शियम कहेंगे। उसके पहले लोग फैमिलियर हैं। स्वदेशी क्यों होना चाहिए? स्वदेशी क्यों? भारत का राष्ट्रपति स्वदेशी, प्रधानमंत्री स्वदेशी, सारे 545 सांसद स्वदेशी, विदेशी कौन है? तो हम मतलब जो है स्वदेशी की बात क्यों करते हैं? स्वदेशी की बात करने का क्या अर्थ है? जो काफी सामान मतलब हम, हाँ, तो जो यहाँ बने तो दैट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारा एक साइकिल डेवलप होता है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ भी बना रही है कंपनियां, मान लो वर्लपूल बना रही है, उसका रेफ्रिजरेटर वो 80% का वैल्यू के कंपोनेंट्स तो अमेरिका से लाती है, और 50,000 का जो रेफ्रिजरेटर हम खरीदते हैं उसमें 40,000 के कंपोनेंट्स तो अमेरिका से आ जाते हैं। जो अमेरिका हमको पे टैरिफ लगा रहा है 50%, हम एक तरह से जो रेफ्रिजरेटर खरीद के ला रहे हैं उसका 40,000 रुपया तो अमेरिका में जा रहा है, मैं उसका मिनी कंप्रेसर वहाँ बन रहा है, उसका वाल्व वहाँ बन रहा है, तो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है। यहाँ पे तो CKD और SKD हो रहे हैं। हाँ, तो मूल बात यह है कि आज अगर आप देखें तो शू पॉलिश, चेरी खरीदते हैं, रैकेट एंड कॉलमैन अमेरिकन कंपनी का 80% शू पॉलिश
अमेरिकन हो गया, फिर आप देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोक, पेप्सी सारे आ गए। आप उसके आगे चलें तो स्कूटर, बाइक में 50% तो होंडा का बिकता है, एक्टिवा। उसके आगे चलें तो कारें 20% टाटा महिंद्रा की छोड़ दीजिए जो मेड बाय इंडिया या मेड बाय भारत है, बाकी 80% फॉरेन ब्रांड्स हैं। टीवी, फ्रिज सभी में मतलब जो है, तो सवाल ये उठ के खड़ा होता है कि 5 साल बाद इस देश के इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड और एग्रीकल्चर, इसकी ऑनरशिप किसकी होगी? आपकी, हमारी, या फॉरेन मल्टीनेशनल्स की? आज भी हम मतलब जो है हर एक सेक्टर में करीब 80% प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं, या 80 से भी ज़्यादा, वो कहीं न कहीं या तो इम्पोर्टेड हैं या फिर फॉरेन कंपनीज यहाँ बनाती हैं, असेंबल कर। आपका जैसे मान लो यहाँ पानी तो ये रखा आपने, लेकिन अगर यहाँ एक्वाफिना होता या वो दूसरा किनले, तो मतलब इंडिया के ब्रांडेड वाटर्स में लगभग ये 23% शेयर 2 अमेरिकन कंपनियों का है। पानी हमारा, फिल्टर करने वाले भी हमारे ही हैं कि लोगों को हायर कर रखा है, और उसका प्रॉफिट्स अमेरिका जाते हैं, जो अमेरिका हम पर 50% टैरिफ और 500% टैरिफ की बात कर रहा। तो कहीं न कहीं, और आज की तारीख में हम वर्ल्ड की 17.8% पॉपुलेशन है, ब्रांड्स है इंडिया। तो कहीं न कहीं, तो इसके लिए कहीं न कहीं आने वाले टाइम के लिए तो आप लोगों ने MOU किया है स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के साथ, तो वो एक अच्छी बात है। और कंसोर्शियम बनाने के लिए मुझे लगता है कि कुछ हमको कंसोर्शियम पार्टनर आइडेंटिफाई करने होंगे। तो हम कंसोर्शियम पार्टनर किसके लिए आइडेंटिफाई करें? हम इसके लिए ये हो सकते हैं कि ओवरऑल स्वदेशी इकोनॉमी पे स्टडी करने के लिए भी हमारा कंसोर्शियम हो सकता है। तो चाहे आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के ऊपर स्टडी के लिए हम चाहे तो किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, यहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, किसी के भी साथ MOU करके और कंसोर्शियम बना सकते हैं। आज कितने लोगों की जानकारी में एक WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है, उसमें एक क्लॉज मिनिमम मार्केट एक्सेस का है। आपको जरूरत है नहीं है, आपको अपना साल भर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कंजम्पशन का 5% कंपल्सरीली इंपोर्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स भी हैं, तो हम उनके ऊपर कंसोर्शियम ऑन WTO स्टडीज भी बना सकते हैं। हम कंसोर्शियम ऑन स्वदेशी इकोनॉमिक्स भी बना सकते हैं, और स्वदेशी इकोनॉमिक्स पे काम करने के लिए हम यहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से लेके और सभी के साथ मिलकर कर सकते हैं। कंसोर्शियम ऑन स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, कंसोर्शियम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मान लो MSME का भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर होगा, ICICI बैंक भी यहाँ स्किल डेवलपमेंट का उनका सेंटर हो सकता है। ऐसे जो भी यूथ में स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनके साथ भी हम कंसोर्शियम बना सकते हैं, और उनके माध्यम से हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्किल बिल्डिंग का यूथ में कर सकते हैं। जैसे पाली में इस तरह का एक वो चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, उसमें उन्होंने, चूंकि पाली कॉटन का प्रोसेसिंग का बड़ा सेंटर है, कपड़े, सूती कपड़े के प्रोसेसिंग का, तो उन्होंने वहाँ महिलाओं को बच्चों के कपड़े, पेटीकोट्स, सब तरह तरह की सिलाई के ट्रेनिंग दी। अब वो वहाँ उनको, महिलाओं को फैब्रिक देना, उनसे रेडीमेड कपड़े लेना, इसी तरह से उन्होंने लाख की चूड़ियाँ बनाने का एक काम वहाँ शुरू किया है। पहले से बन रही थी, उसमें नगीने फिट करना हाथ से होता था, उसकी उन्होंने एक मशीन प्रोवाइड कर दी उनको, जिससे कि वो, इसी तरह से उन्होंने मेहंदी और ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए लड़कियों को एनरोल किया, और वो एक वाटिका में मान लो 20 लड़कियां हैं, जो पहले राउंड में वो मेहंदी का सीखती हैं, तो दूसरा ग्रुप ब्यूटिशियन का सीखती है, फिर उनको एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब यह है कि हम यूथ में आज की तारीख में डेस्कटॉप प्रिंटिंग, कंप्यूटर पे ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे बहुत सारे स्किल्स भी सिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है, मान लो अगर आपने एक MOU कर लिया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, और यहाँ का अजमेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ, तो अजमेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ
एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का आपने अगर एक कोई सेंटर खोल दिया तो मुझे लगता है कुछ चीजें जहां जिन चीजों की फंडिंग यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है उनकी फंडिंग वो कर सकते हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का थोड़ा उतना रूल बेस्ड नहीं होता है तो वो फंडिंग आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हो सकता है। आप लोग शायद कभी विचार किया या नहीं किया, इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन 16 से 64 साल की जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज जो जिसमें आदमी काम करता है वो 90 करोड़ है। 2030 तक ये 100 करोड़ हो जाएगी। ये वर्ल्ड की वर्किंग एज पॉपुलेशन का 24.3% होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और कई और एजेंसीज का कहना है कि अगर हिंदुस्तान का हर वर्किंग एज का पर्सन किसी काम में लग जाता है, किसी एंटरप्रेन्योरशिप पर किसी अपने काम में लग जाता है, तो इंडिया कैन बिकम ए $40 ट्रिलियन इकोनॉमी। 40 ट्रिलियन यानी कि आज अमेरिका का जीडीपी भी $26 ट्रिलियन ही है। तो मतलब ये है कि हर आदमी को अगर काम में आप एंगेज कर सके। मैंने 500 रुपए से जो 18 लाख रुपए वाला एग्जांपल दिया है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी का, तो मुझे लगता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए कंसोर्शियम अगर लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और भी कोई इस प्रकार की एजेंसीज हों, मान लो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हों, तो मुझे लगता है कि एक कंसोर्शियम सहायता संघ बन सकता है। बेसिकली अमेरिका ने आज जितनी प्रोग्रेस की है उसमें 80% योगदान कंसोर्शिया का है, कंसोर्शियम्स का है, क्योंकि वहां उन्होंने 1984 में एक कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट बना लिया था। एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली जो कंपनियां होती है वो अपना फंड्स कंट्रीब्यूट करती हैं और उस कंट्रीब्यूटेड फंड में सरकार उसका मतलब जो है 4 गुना खर्च का सपोर्ट सरकार देती है। और वो अपना जो नई, क्योंकि चाइनीज कंपटीशन में चाइना ने अपने बेटर फर्नेस डेवलप कर लिए और वो मतलब जो है 1300 डिग्री पे कांच का आइटम बनता है, यहाँ इनका 450-500 डिग्री पे ही बनता है, इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी वैसी नहीं होती है। अब एक छोटे कांच के कारखाने वाले की ताकत नहीं है कि वो नया फर्नेस डेवलप कर सके। वहां की सिलिका में ट्रेपेजियम को रिमूव करना वो भी उसकी ताकत नहीं है। मान लो अगर हमने उन 150 यूनिट्स का एक कंसोर्शियम बना लिया, वो एक नॉमिनल कंट्रीब्यूशन हर साल देते हैं और सरकार उनके R&D का अगर फंडिंग करे उस कंसोर्शियम रूट से। एक बुक जो कॉमर्स मैनेजमेंट के पढ़ना चाहें तो एक मेजुकेटो की द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट करके बुक है, उसमें उसने प्रूव किया है कि अमेरिका में जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसमें 80 से 90% कंसोर्शियम रूट से है और उसमें 80 से 90% फंडिंग सरकार की उन कंसोर्शिया का। तो मतलब कंसोर्शियम एक बहुत बड़ा वो है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने ये सारी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कंसोर्शियम एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए उन 2 गांवों के लिए अगर कुछ इस तरह के कंसोर्शिया पार्टनर्स कर लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के फंड्स तो ऑडिट की परिधि में आते हैं, तो हमारा हो सकता है कि हम मैन पावर सप्लाई करें, हम कोई वो करें और मान लो उसके लिए जो स्किल ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो चाहिए, तो वो मतलब वहां दिए जा सकते हैं। अब आप बताइए। उनके 2 गांवों के अलावा और आसपास के गांव भी जुड़ सकते हैं। एक बार 2 से शुरू करिए ना, तो उतना हो नहीं पाएगा। आप लोग उतने फैकल्टी मेंबर नहीं आज, मतलब अगर 200 फैकल्टी मेंबर्स होते तो और हो जाता। अभी आप लोग भी लिमिटेड है नंबर में। बट ताकत साहब बहुत सारे प्रोडक्ट्स माइक्रोबायोलॉजी का हो तो सोच उतनी नहीं, बट वी आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स इन अ जनरल सेंस, तो वो दिस इज नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक आइदर। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो गाँव में काम में तो आ सकती हैं, जैसे कंपोस्टिंग भी है, इसके अलावा आपके मशरूम कल्टीवेशन है। अपने सब्जेक्ट वाइज है, बट अदरवाइज हमने ये किया था कि 3 हफ्ते का प्रोग्राम, वो भी हमने मलमास में रखा ताकि शादी ब्याह नहीं होते हैं तो किसी को कहीं शादी में नहीं जाना। जनरली गृहिणियां दिन में 11 बजे तक अपना भोजन बनाना खिलाना घर में सबको फ्री हो जाता है 12 बजे तक, और फिर शाम का खाने पीने का काम 5 बजे बाद शुरू होता है। तो हमने 1 से 5 वो टाइम रखा। 1 वीक तो उनको ट्रेनिंग दिया जनरल बिजनेस का,
बिजनेस ऑनरशिप के कितने पैटर्न्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बैंक से लोन किस किस तरह से, बिल परचेज पे कितना लोन मिलता है, हिपोथिकेशन पे कितना मिलता है, ऐसा सारा बैंक वगैरह, लेबर लोन, सब भी तरह का। और बाकी के 2 वीक्स में वर्टिकल 21 तरह के स्किल्स का ऑप्शन दिए थे। कुकरी, बेकरी, बेवरेजेस यानी स्पेशल्स वगैरह बनाना, ज्वेलरी डिजाइन, फैशन डिजाइन, ऐसे 21 तरह की स्किल। और जिन महिलाओं ने जो अपना स्किल सेट लिया, उस समय हमने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हुआ करता था, उन लोगों ने हमको उन महिलाओं के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन 0.5% इनसे इंटरेस्ट कम लेंगे, अगर इनको टर्म लोन देंगे तो वो भी हुआ। तो कई महिलाओं ने, किसी ने टिफिन सेंटर शुरू किया, किसी अपने घर से केक बनाना शुरू किया, ऐसे ही उन्होंने अल्टीमेटली काम भी किया। तो मुझे लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अजमेर का है, उनके साथ अगर किया जाए, उनकी कोई इस प्रकार की अगर जो है कमेटी हो जो हर साल या 3 साल में बनती है, तो वो अगर आपको, तो वो सारा ट्रेनर्स प्रोवाइड करना, केवीके को साथ में ले लिया, तो केवीके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और एमडीएस यूनिवर्सिटी ने मिलकर कर लिया। और उसमें उनको इंटर्नशिप भी उस आउटफिट में धीरे धीरे ये भी हो सकता है कुछ इंटर्नशिप्स भी उसमें कास्ट की जाती है। अब आप उनके साथ मिलके अगर कोई मीटिंग कर लेते हैं तो भाई हम इस तरह का एक कंसोर्शियम प्लान करना चाहते हैं, आप हमको क्या क्या सपोर्ट दे सकते हैं, तो वो उनकी विद इन लिमिट। अब जैसे केवीके के कम से कम 150 तरह की इंडस्ट्रीज है, सेरिकल्चर और एपीकल्चर और मधुमक्खी पालन, कई तरह के। तो मान लो आपने मधुमक्खी पालन का उन गाँव में सेंटर खोल दिया और धीरे धीरे उनका वो कर लिया, तो ऐसी केवीके की काफी स्कीम्स के ऊपर आप ट्रेन कर सकते। यहाँ वाला जो है सर, उसमें नेटिव घास और अदुला का नेटिव घास चारा के लिए पेरेनियल है, जो कि लगातार काटी जा सकती है। तो आई हैड विजिटेड, उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं जो हेल्प ली जा सकती है। So we need to पर वो दे structure. ऑलरेडी, अब वो इस हिस्से में वो सारी अपने को एक बार बैठ के हाँ, उसको सारी चीजों को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा एक बार, डिस्कशन को इसको इस आधार। सेंटर विश्वविद्यालयों के पास है, आप कोई इंक्यूबेशन सेंटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केवीके के साथ मिलके, और अगर आपने एमडीएस यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया, इंक्यूबेशन सेंटर में आपने सबसे पहले आप आइडिएशन कॉन्फ्रेंसेस की परंपरा शुरू कर। आइडिया जनरेशन, मान लो आपने, नहीं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, नहीं अब चाय हो गई। आइडिया जनरेशन, मान लो आपने एक कंटेस्ट रखा, आइडिया जनरेशन का कंटेस्ट रखा, तो बच्चों को इनवाइट किया और बच्चे अपना साहब में नीम की पत्तियां सुखा के उनको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, या मैं टॉयज बनाना चाहता हूँ, या मैं आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम बनाना, जो भी उनके बिजनेस आइडिया है बच्चे रखें। बेसिकली आइडिएशन में ये भी होता है कि कुछ इस तरह के मेंटर्स भी होते हैं, कुछ जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी उस समय रहे हैं उनको। और अल्टीमेटली आइडिएशन के बाद उनका कोई प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बने, वो कोई वेंचर लगा, तो मुझे लगता है कोई इंक्यूबेशन सेंटर आप कंसोर्शियम बना के, स्वदेशी इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, और एक के घर में अगर 4 लोग गिनो तो ये जो है 18 करोड़ लोग। और हिंदुस्तान की सबसे परचेजिंग पावर जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उनके पास ही है, बाकी तो आम गरीब आदमी के पास नहीं है। तो ये भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, जिसका कैप्शन ये रखा है, सेल्फ रिलायंट भारत थ्रू इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म एंड टेक्नो नेशनलिज्म, तकनीकी राष्ट्रवाद। सर इसमें एक इशू जो आता है, मोबाइल पे नहीं है, और वैसे हम कह रहे हैं मेड इन इंडिया है, लेकिन वो तो सीकेडी स्टेट में आए हैं, और यहीं पे हम स्वदेशी वही है जो मेड बाय भारत है, मेड बाय इंडिया। वो तो मेक इन इंडिया में तो ठीक है, हमारी मजबूरी में हम कह रहे हैं, वी आर एक्टिंग लाइक ए सरोगेट मदर। ना एग्जैक्टली, हमारे पास जनता है 146 करोड़, हमारे पास परचेसिंग पावर है, आप आओ इन्वेस्ट करो,
अपना प्रॉफिट कमा के लेते हैं और सारा पैसा वो बाहर ले जाते हैं. तो वी शुड नॉट कंटिन्यू टू एक्ट एज सरोगेट मदर, रादर वी शुड डेवलप आवर ओन एंटरप्राइजेस. डिस्कशन रख सकते हैं. और इसमें तो कुछ लग भी नहीं रहा. नहीं, वो एक डायरेक्शन मिल रहा है तो आगे फॉरवर्ड लिटिल स्टेप्स लेते चले आगे. यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने डिस्कशन रख लिया. बिल्कुल सर. We सबसे पहले अपन एनालिसिस में एक लेक्चर करवाए जिसमें स्वदेशी अपनाओ वाला है वो वो आगे स्वदेशी आइटम की जो लिस्ट है ना वो हम आपस में रोज ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं ना. पहले एक साथ ये भी पता चलना चाहिए कि स्वदेशी में जो इंडियन मेक है मतलब नॉट फॉरेन कंपनी, पहले सबको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट के लिए स्वदेशी आपको- online.org पे ऐसा सारा मेड बाय प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, तो आप उसमें से वो लिस्ट मिल जाएगा. और बेसिकली ये कंपनीज इतनी online.org स्वदेशी online.org. और वैसे ये कंपनीज इतनी इंडियनाइज हो चुकी हैं कि पता ही नहीं चलता. देयर इज वेरी थिन लाइन. अब वो बिल्कुल डिटेल में जाते हैं तो पता लगता है कि ये बाहर की कंपनी है. ये नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है और वो हिंदुस्तान कर लिया उन्होंने, इसीलिए किया है उन्होंने. हिंदुस्तान लीवर का हिंदुस्तान लीवर हो गया आईटीसी, जो बेसिकली बीटीसी है वो. हिंदुस्तान लीवर का पहला प्रोडक्ट डालडा था. जब डालडा इंट्रोड्यूस हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ. जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में इंडिया में आजाद भारत में अभी तक 75 साल में एक ही जनमत संग्रह हुआ है, प्लेबिसाइट. उसके ऊपर प्लेबिसाइट हुआ है कि क्या मतलब डालडा को देश में अलाउ किया जाए नहीं. आज तो मतलब स्वदेशी उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों की मेमोरी में भी नहीं होगा कि भाई हिंदुस्तान में कभी इसके ऊपर जनमत संग्रह हुआ. So look forward your guidance and supervision. I would call it supervision rather than guidance. मैं बताऊं भाई साहब, विश्व के उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनका नाम विश्व के सेकंड 2.5 डिजिट में से आता है, प्रथम 2.5 डिजिट्स में से. उन स्कॉलर्स में नाम है. विकिपीडिया वाले ने जो खोज की, उन विकिपीडिया में हिज नेम इज अमंग द फर्स्ट 50 ऑफ the world. So he is very scholarly and has contributed a lot to Swadeshi, not only to Swadeshi but to the several dimensions which constitute or make not the nation but the Rashtra in certain ways. We are really grateful to you for having spared time and look forward to many more meetings of this type or this interaction so that Swadeshi can really be materialized, concretized on the campus of this university. So thank you so much to every one of you. थैंक यू सर.